हेलो, मेरा नाम है नवाज और आप देख रहे हैं जीएस विद नवाज। सबसे पहले मैं उन सभी छात्रों को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने इस साल के यूपीएससी प्रीलिम्स में हिम्मत जुटा करके और कमर कस करके इस बार उन्होंने यूपीएससी प्रीलिम्स को दिया। तो आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी प्रीलिम्स के कुछ सवालों के एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स का जो इस साल का पेपर है वह कैसा रहा। तो सबसे पहले हमारे व्हाइट बोर्ड पे दो क्वेश्चंस मौजूद हैं जो मैंने पिछले वीडियो में ही बनाया था और इसको बताने की, इसको इलेबोरेट करने की कोशिश की थी कि समर सोलिस्टाइस, विंटर सोलिस्टाइस, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ऑटमन इक्विनॉक्स क्या होते हैं और ये कोरियोलिस फोर्स क्या होता है। इसी मेरे पिछले वीडियो से दो क्वेश्चंस मिले हुए थे यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर में। तो सबसे पहले हम इस दो क्वेश्चंस को देख लेते हैं और उसके बाद से आगे के क्वेश्चंस को भी हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारे पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाइट बोर्ड पे जो मौजूद है वह यह है कि विद रेफरेंस टू द कोरियोलिस फोर्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कोरियोलिस फोर्स से जुड़ी इन दोनों कथनों में से कौन से कथन सही हैं और कौन से कथन गलत हैं। पहला स्टेटमेंट है इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन वाइंड वेलोसिटी and second statement is that it is the maximum at the poles and minimum at the equator। हमारा जो पहला कथन है वह यह कह रहा है कि जो कोरियोलिस फोर्स है वह वाइंड वेलोसिटी के साथ साथ इंक्रीज करता है, बढ़ता है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है वह यह है कि जो कोरियोलिस फोर्स होता है वह इक्वेटर पर मिनिमम और पोल्स पर मैक्सिमम होता है। जी हाँ, ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट ही सही हैं, क्योंकि हमने जब चक्रवात यानी साइक्लोन को पढ़ाया था उस वक्त मैंने इस कोरियोलिस फोर्स पे बात किया था कि जैसे जैसे अर्थ रोटेट करता है, रोटेशनल स्पीड में वेरिएशन आते हैं, वैसे वैसे ही जो कोरियोलिस फोर्स होता है इसमें भी वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। और ये वेरिएशंस इस प्रकार होते हैं कि ये इक्वेटर पे मिनिमम होते हैं और पोल्स पे ये मैक्सिमम होते हैं। और जो पहला स्टेटमेंट है हमारा इट इंक्रीजेज इन द वाइंड वेलोसिटी, यानी कि ये कोरियोलिस फोर्स वाइंड वेलोसिटी के साथ साथ इंक्रीज करते हैं। ये हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, यानी कि इसमें हमारा आंसर होगा, ये होगा टू स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें जो मैंने पिछले वीडियो यानी मोशंस ऑफ द अर्थ में मैंने इस पे बात करी थी, वो यह है ऑन जून 21 एवरी ईयर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सपीरियंसेस सनलाइट मोर देन 12 आवर्स। यानी कि हर साल 21 जून को वह कौन से लैटिट्यूड होते हैं, वह कौन से लैटिट्यूडनल पार्ट्स होते हैं जहां पर जो सूर्य की रोशनी होती है लगातार 12 घंटे से ज्यादा पड़ती है। तो मैंने जब बताया था आपको कि समर सोलिस्टाइस जो कि 21 जून को होता है, समर सोलिस्टाइस 21 जून, जब ये जो समर सोलिस्टाइस होता है ये 21 जून को मनाया जाता है। और 21 जून को ये जो समर सोलिस्टाइस होता है यह किस प्रकार होता है कि यहाँ पे जो पृथ्वी है, पृथ्वी के इक्वेटोरियल पार्ट के नॉर्दर्न पार्ट में यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, यहां पर सूर्य की किरण लगातार 12 घंटे से ज्यादा पड़ती है। और इसके ऊपर हम देख सकते हैं कि एक और पार्ट होता है लैटिट्यूडनल पार्ट जो 66.5 डिग्री पे होता है, 66.5 डिग्री नॉर्थ पे, जिसको हम आर्कटिक सर्किल कहते हैं, आर्कटिक सर्किल। यानी कि हम इस दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह इस प्रकार होगा कि हम कह सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल, ये दोनों ही स्टेटमेंट, ये दोनों ही आंसर, ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप के ये जो दोनों क्वेश्चंस है वह सही होंगे। यानी कौन से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल। जैसा कि हम ये दो जो स्टेटमेंट है यानी इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मैंने बताया था कि जो इक्वेटर पर जब सनलाइट पड़ती है तो वह दोनों हेमिस्फीयर में फैल जाती है और जब दोनों हेमिस्फीयर में फैलती है तो दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, जिसको हम इक्विनॉक्स कहते हैं। तो इक्विनॉक्स से जुड़ी क्वेश्चंस जो होंगे वह नहीं है, तो हम इसको कट कर देंगे। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की जब मैंने बात की थी, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड होता है, जो हमारा विंटर सोलिस्टाइस
लेकर के आता है जो 22 दिसंबर को होता है। तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, 21 जून की, यानी हम कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्किल। हमारा जो तीसरा सवाल है ज्योग्राफी से रिलेटेड इस साल की यूपीएससी प्रीलिम्स में, वह यह है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट, the atmosphere is heated more by incoming solar radiation than by terrestrial radiation। यानी कि जो इंसोलेशन हमने पढ़ा है, इंसोलेशन से रिलेटेड ये एक सवाल है कि जो एटमॉस्फेयर है वह हमारा इनकमिंग सोलर रेडिएशन से ज्यादा गर्म होता है या फिर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से। तो मैं क्लियर कर दूं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वह इनकमिंग सोलर रेडिएशन से नहीं बल्कि हमारे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से ज्यादा हीट करता है, यानी कि हमारा पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट को देखते हैं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। ये बिल्कुल सही है, यानी जो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ग्रीन हाउस गैसेस मौजूद हैं, वह लॉन्ग वेव रेडिएशन को क्या करते हैं, अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जब हमारा यही जो ग्रीन हाउस गैस डिप्लीट कर रहे हैं तो इसके वजह से जो ओजोन लेयर है वो भी खतरे में आ रहा है और हम अल्ट्रावायलेट रेज से जूझ रहे हैं और बहुत सारी बीमारियों से इस ग्रीन हाउस गैस के डिप्लीशन से जूझ रहे हैं। यानी इसमें हमारा स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट। यानी हम कहेंगे स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स। अगर हम चौथे क्वेश्चन पर जाएं जो हमारे ज्योग्राफी से रिलेटेड है, वह यह है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यह है हमारे ट्रोपोस्फियर से रिलेटेड, एटमॉस्फेयर का जो एक हमारा लेयर है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, एक्सोस्फियर, इससे रिलेटेड है। तो हम इससे बात करते हैं। जो हमारा पहला स्टेटमेंट है क्वेश्चन 4 का, थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू पोल्स। यानी कि जो हमारे ट्रोपोस्फियर का जो थिकनेस होता है वह इक्वेटर पर ज्यादा होता है और पोल्स पर कम होता है। यह बिल्कुल सत्य है, यानी स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज दैट एट इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट। यानी कि इक्वेटर पे मैंने बताया था कि इक्वेटर पे क्या होता है, इक्वेटोरियल रीजन्स जो होते हैं, इक्वेटोरियल रीजन्स पे सनलाइट डायरेक्ट पड़ता है, ज्यादा मात्रा में पड़ता है। तो यह हमारा जो सेकेंड आंसर होगा, सेकेंड स्टेटमेंट ये भी ट्रू होगा। मींस वी से दैट स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट सेकेंड बोथ आर करेक्ट एंड सेकेंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। यूपीएससी का जो इस साल का पेपर था वह काफी, यूपीएससी ने इस साल के पेपर को आसान कर दिया है। इस बार के जो पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वह काफी आसान तरीके से पूछे गए हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स को काफी पसंद आए होंगे। और मैं उन सभी स्टूडेंट्स को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने इतनी हिमाकत तो की कि वो यूपीएससी में बैठ सके। तो आज के इस 5वें क्वेश्चन को हम देख लेते हैं जो हमारे वाटरफॉल से रिलेटेड है, जो कि एक ज्योग्राफी का पार्ट है। तो हमारा जो 5वां क्वेश्चन है वह यह है कि वाटरफॉल, रीजन और रिवर, इन तीन वाटरफॉल्स दिए गए हैं। इनमें से हमें देखना है कि कौन सा वाटरफॉल है जो रीजन और रिवर दोनों इसमें ट्रू है। अगर हम पहले की बात करें तो धुआंधार फॉल, जो धुआंधार वाटरफॉल है, रीजन दिया हुआ है मालवा, रिवर नर्मदा। सेकेंड वाटरफॉल हुंद्रू, रीजन छोटा नागपुर एंड रिवर सुवर्णरेखा। और थर्ड हम बात करें वेरसोप्पा, रीजन वेस्टर्न घाट और रिवर नेत्रावती। इन तीनों की अगर हम बात करें तो इस तीनों में से 2 के जो रीजन और रिवर हैं वह कहीं ना कहीं गलत हैं, और जो एक है वह रीजन और रिवर दोनों इसमें सही दिया गया है। और वह वाटरफॉल है वेरसोप्पा। रीजन ये वेस्टर्न घाट में पाया जाता है और रिवर है नेत्रावती। अगर हम ऊपर के दोनों वाटरफॉल की बात करें तो धुआंधार फॉल, जो कि मध्य प्रदेश के मालवा नहीं किसी और रीजन में पाया जाता है, और हुंद्रू जो कि झारखंड में है, और ये
दोनों ऑप्शन गलत हैं और थर्ड ऑप्शन जो है वो गेरसोप्पा वाटरफॉल जो वेस्टर्न घाट में पाया जाता है नेत्रावती रिवर के किनारे, ये सही है, सही आंसर है। और अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे मेलोडी टीम से भी जुड़ी हुई है। मेलोडी तो आपने नाम सुना ही होगा, मेलोनी प्लस मोडी, मेलोडी। ये कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, इटली से आपने ये समझ गया होगा आप लोगों ने कि मेलोडी क्यों कहा जा रहा है। तो ये मेलोडी मींस इटली, जापान, नाइजीरिया, साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है, साउथ अफ्रीका। देखिए ये 5 कंट्रीज दिए गए हैं, कौन कौन से? इटली, जापान, नाइजीरिया, साउथ कोरिया एंड साउथ अफ्रीका। इन 5 कंट्रीज में हमें उन कंट्रीज को अलग करना है, उन कंट्रीज को छांटना है जहां पे लो बर्थ रेट या फिर ओल्ड एज के जो पॉपुलेशन है वह कहीं ना कहीं ज्यादा है, या लो बर्थ रेट है, या फिर डिक्लाइनिंग बर्थ रेट है, यानी जहां पे बच्चों की जनसंख्या कम है, बूढ़ों की जनसंख्या ज्यादा है, या फिर वहां पे डेथ रेट हम कह सकें तो वहां पे ज्यादा है। और अगर हम इस तरह के सवाल की बात करें तो हम सबसे पहले उन हाई बर्थ रेट वाले कंट्रीज को छांट लेते हैं, अलग कर लेते हैं, तो हमें ज्यादा आसानी होती है। और इसमें हाई बर्थ रेट वाले कंट्रीज के बारे में आपने सुना ही होगा कि नाइजीरिया और साउथ अफ्रीकन रीजन जो हैं वह कहीं ना कहीं हाई बर्थ रेट वाले रीजन हैं। तो हम पहले नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका को अलग कर लेते हैं। नाइजीरिया नहीं होगा, साउथ अफ्रीका नहीं होगा। अब अगर हम बात करें लो बर्थ रेट की तो इटली बिल्कुल सही है, इटली होगा, जापान होगा और साउथ कोरिया होगा। यहाँ पर छोटे बच्चों की जनसंख्या कम है यानी लो बर्थ रेट है, और जापान में जहाँ की मैं बता सकूं कि यहाँ पे बूढ़ों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं इन तीनों जो ऑप्शंस दिए गए हैं कौन कौन से, इटली, जापान और साउथ कोरिया, ये तीनों ऑप्शन सही हैं और नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका गलत है। यानी हम कह सकते हैं ओनली 3 आर करेक्ट। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे ज्योग्राफी से रिलेटेड वह यह क्वेश्चन है, कंसीडर द डिस्क्रिप्शन। हमें इन 3 स्टेटमेंट्स में कंसीडर करना है कि कौन सही है और कौन से स्टेटमेंट गलत है। पहला जो स्टेटमेंट है वह यह है कि एनुअल डे रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो। जो एनुअल डे रेंज है टेम्परेचर का वो लो है। सेकेंड स्टेटमेंट है प्रेसिपिटेशन ऑकर्स थ्रू आउट द ईयर। प्रेसिपिटेशन यानी कि वहां पे जो प्रेसिपिटेशन होता है, प्रेसिपिटेशन कई तरीके से हो सकते हैं, बरसात के रूप में, बर्फ गिरने के रूप में, ओले गिरने के रूप में, बहुत सारे रूप में हो सकते हैं। तो प्रेसिपिटेशन ऑकर्स थ्रू आउट द ईयर यानी कि प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर होगा। और थर्ड है कि प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 to 250 सेंटीमीटर, यानी कि वहां पे जो बरसात होगी वह 50 से लेकर के 250 सेंटीमीटर तक की बारिश होगी। तो यह कौन से क्लाइमेटिक टाइप में आएगा, यह कौन से क्लाइमेटिक टाइप में ये सारे गुण पाए जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे। जो पहला क्लाइमेटिक टाइप ऑफ रीजन है वह है इक्वेटोरियल क्लाइमेट। सेकेंड ऑप्शन है चाइना टाइप क्लाइमेट। थर्ड है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट और मैरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। अगर हम देखें इस क्वेश्चन को अच्छे से, इस पेपर को एनालिसिस करें तो हम देखेंगे कि पूछ रहा है एनुअल डे रेंज टेम्परेचर इज लो, यानी टेम्परेचर लो होगा, और अगर टेम्परेचर लो होगा तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट नहीं होगा। दूसरा है प्रेसिपिटेशन ऑकर्स थ्रू आउट द ईयर। प्रेसिपिटेशन ऑकर्स थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर प्रेसिपिटेशन हो रहा है, यानी यहाँ पे चाइना टाइप क्लाइमेट भी नहीं होगा। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर हो सकता है। लेकिन अगर हम देखें थर्ड जो ऑप्शन है स्टेटमेंट है प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 to 200 सेंटीमीटर, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी गलत हो जाएगा, चाइना टाइप भी गलत हो जाएगा और इक्वेटोरियल क्लाइमेट भी रॉन्ग स्टेटमेंट होंगे। यानी हमारा जो इसमें जो टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा वह होगा मैराइन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेटिक टाइप। यानी कि मैराइन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेटिक टाइप में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे, तो वहां पे प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर होगा, प्रेसिपिटेशन का जो रेंज होगा वह 50 से 250 सेंटीमीटर होगा और टेम्परेचर वहां पे लो होगा, ठंडी पड़ेगी। तो हम जानते ही हैं कि जो पश्चिमी के जो देश हैं वहां पर जो क्या होता है कि ठंडी रहती है। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन का जो आंसर होगा ज्योग्राफी में
वह होगा वेस्ट कोस्ट क्लाइमेटिक टाइप, मैराइन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेटिक टाइप। 8th क्वेश्चन जो है वह एक स्टोरेज से, बैटरी स्टोरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है जो बहुत ही आसान है। इसमें दे रखा है कंसीडर द फॉलोइंग, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द एबव आर कंसीडर्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स। इसको कहीं ना कहीं एनर्जी रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन में यूज किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है बैटरी स्टोरेज, बिल्कुल सही है। बायोमास जनरेटर, ये भी बिल्कुल सही है। फ्यूल सेल, ये भी सही है। और रूफटॉप फोटोवोल्टिक यूनिट्स, ये भी सही है। यानी हम कह देंगे कि ऑल ऑफ द एबव ऑप्शंस आर करेक्ट, यानी कि चारों ऑप्शंस क्या हैं, वो सही हैं। बढ़ते हैं हम अगले यूपीएससी प्रीलिम्स के सवाल की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, वह है दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और इन स्टेटमेंट को देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। और अगर दोनों स्टेटमेंट सही है तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 को कंसीडर कर रहा है कि नहीं, एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। और इसी कड़ी में जो 9वां सवाल है वह यह है कि स्टेटमेंट 1 इसमें दे रखा है, मेनी च्यूइंग गम्स फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर्ड ए सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। यानी कि जो हमारे मार्केट में बहुत सारे जो च्यूइंग गम्स पाए जा रहे हैं, च्यूइंग गम्स की कंपनियां हैं, वह कहीं ना कहीं जो च्यूइंग गम्स बना रहे हैं वह हमारे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को बढ़ावा देती हैं। बिल्कुल सही है, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है मेनी च्यूइंग गम्स कंटेन प्लास्टिक एज गम बेस। यानी जो दूसरा हमारा स्टेटमेंट है क्वेश्चन का वह है कि जो मेनी च्यूइंग गम्स होते हैं, जो च्यूइंग गम्स होते हैं वह प्लास्टिक रखते हैं, वह अपने आप में क्या रखते हैं, प्लास्टिक रखते हैं। किस रूप में, गम बेस के रूप में। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू होंगे। और स्टेटमेंट जो 2 होगा, स्टेटमेंट सेकेंड एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1, यानी हम इसमें कहेंगे कि स्टेटमेंट 1 एंड सेकेंड आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड एक्सप्लेन स्टेटमेंट फर्स्ट। अगर हम 10वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े तो देखें, कंसीडर द फॉलोइंग। 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। कौन कौन सा ऑप्शन है, बटरफ्लाई, फिश और फ्रॉग। कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द एबव हैव पॉइजनस स्पीसीज अमंग देम। इन तीनों में से, बटरफ्लाई, फिश और फ्रॉग में से, इन तीनों प्रजातियों में से कौन सी ऐसी प्रजाति है जो पॉइजनस स्पीसीज और भी इसके पॉइजनस स्पीसीज पाए जाते हैं। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हो गए। फ्रॉग में भी पॉइजनस स्पीसीज ऑफ फ्रॉग्स पाए जाते हैं, फिश में भी पाए जाते हैं और बटरफ्लाई में भी पाए जाते हैं। यानी ऑप्शन 1, 2 एंड 3 ऑल ऑफ देम आर करेक्ट आंसर। और अगर हम 11 क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो है कंसीडर द फॉलोइंग। इन तीनों स्टेटमेंट, इन तीनों ऑप्शन को कंसीडर करना है और बताना है कि कौन सा जो इसमें पौधा है वह नेटिव ऑफ इंडिया है, जो इंडिया में इसके जो स्पीसीज है वह इंडिया से उत्पन्न किए गए हैं। तो कैश्यू, पपैया एंड रेड सैंडर्स। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो तीनों हैं, रेड सैंडर्स, आंध्र प्रदेश, पपैया और कैश्यू, ये तीनों कहीं ना कहीं यह जो ट्रीज हैं वह नेटिव ऑफ इंडिया हैं। ऐसे ही दिलचस्प और नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। और हमारी जो टीम है वह बहुत जल्द पॉलिटिकल साइंस के भी यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर का एनालिसिस बहुत जल्द ही जारी करेगी। और तब तक के लिए आप इस वीडियो से, इस चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और कमेंट में अपने राय रखना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।